नमस्कारं दर्शकः भवता सर्वाधिकं प्रिय कार्यक्रम में स्वागतम। नमस्कार एमपी मध्ये। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपका संस्कृत में स्वागत क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम विशेष चर्चा करेंगे संस्कृत की महिमा पर, और साथ ही साथ आज की बात में एक और महत्वपूर्ण विषय रहेगा जल परिवर्तन। तो आपको बताना चाहेंगे कि हम आपको आज एक खास मेहमान से भी मिलवाएंगे, एक गायिका से भी मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स, क्योंकि आज जो महत्वपूर्ण विषय है संस्कृत की महिमा और क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करेंगे। तो आप भी आज इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0755266049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 180023300340। तो दर्शकों, अब हम देखते हैं क्या कुछ है हमारी आज की तिथि, क्योंकि तिथि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। नजर डालते हैं आज की तिथि पर। विक्रम संवत 2079 फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी है, 24 फरवरी 2023 तिथि है और दिन है शुक्रवार। दर्शकों, इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारे जीवन में और हर दिन कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। तो आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है इतिहास में। 1739 में करनाल में हुए युद्ध में फारस पर सत्तासीन तुर्क नादिर शाह ने मुगल शहंशाह आलम की भारतीय सेना को हरा दिया और 1822 में दुनिया के पहले स्वामीनारायण मंदिर का अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ। 1831 में द ट्रीटी ऑफ डांसिंग रैबिट क्रीक वह पहली संधि है जिसे भारतीय रिमूवल एक्ट से हटाने की घोषणा की गई। 1882 में संक्रामक बीमारी टीबी की पहचान आज ही के दिन की गई थी। केंद्रीय उत्पाद शुक्ल दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। और 1948 में फिल्म से लेकर राजनीति तक का सफर तय करने वाली जयललिता का जन्म हुआ। 2003 में चीन के जीजीयांग प्रांत में भीषण भूकंप से 257 लोग मारे गए थे। तो ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। दर्शकों, विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक विचार हमारा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। तो आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। बहुत ही अच्छा विचार, और वाकई में एक अच्छा दोस्त हमारे लिए प्रेरणा बन सकता है, हमारे जीवन में हमको बहुत कुछ सिखा सकता है। इसलिए इस विचार में पुस्तकालय की उपमा की गई है एक अच्छे दोस्त से। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की बात में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, संस्कृत की महिमा के बारे में। क्योंकि संस्कृत जननी है हमारी सारी भाषाओं की और भारतीय संस्कृति का आधार भी संस्कृत है। तो आज आपको हम विषय विशेषज्ञ से मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी, जो कि प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य है, साथ ही साथ कथा व्यास है और आप महर्षि विश्वविद्यालय में आचार्य हैं। 25 वर्षों से भी अधिक आपको अनुभव है संस्कृत विषय में। आप प्राध्यापक हैं, साथ में आपने वेद का हिंदी अनुवाद सहित रिकॉर्डिंग भी किया है रेडियो आज़ाद हिंदी में, जिसका रोज़ प्रसारण होता है। बहुत बहुत स्वागत है नीलिम सर आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। क्या कुछ खास है संस्कृत की? जब बात करते हैं तो जब कोई संस्कृत बोलता है तो हम ऐसा सोचते हैं बहुत ही ज्ञानी पुरुष है ये। क्या कुछ खास होता है संस्कृत भाषा में? वस्तुतः संस्कृत हमारी आत्मा की भाषा है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपनी माँ से एक अंतः संबंध होता है, माँ महत्वपूर्ण है, उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण है। हम जो सनातन धर्मी हैं, हमारे लिए तो माँ का स्वर और संस्कृत एक जैसा ही है, और नाद से प्रारंभ होकर के विस्तार तक हम संस्कृत से जुड़े हुए हैं। हमारे जो स्वर हैं, हमारे व्यंजन हैं, वो सब संस्कृत में ही हैं। हम संवाद करते हैं तो वो भाषा मूल उसकी संस्कृति है। हमारे तिथि त्योहार उत्सव पूजन जो कुछ होते हैं वो संस्कृत में होते हैं। किसी का विवाह हो और संस्कृत के मंत्र न बोले जाए तो उसको विवाह ही नहीं मानेगा। अस्तु, हमारे जीवन में जो षोडश संस्कार हैं, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व संस्कृत से मानो उसी तरह जुड़ा हुआ है जैसे सांस जुड़ी रहती है। बिल्कुल सर। जैसा कि आपने बताया कि संस्कृत से सारे ही हमारे बहुत सारे कर्म जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे उत्सव जुड़े हैं हमारे जीवन के। संस्कृत की उत्पत्ति कब हुई? जनक कौन है संस्कृत का? बहुत प्राचीन काल में ये कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया था। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम
उद्धर तु कामा सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान शिव ने जब डमरू बजाया तो उससे माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए और उन सूत्रों से संस्कृत का प्रारंभ हुआ। अयुण रिल रिक ए योंग ऐ यौच है वरट लण यम गण नम झबय गढ़ दश झब गढ़ दश कपय चट तव कपय शस सर हल। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनसे संस्कृत की उत्पत्ति हुई है और ये नाद ये प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में संस्कार बन करके प्रविष्ट होते हैं और प्रथमतः व्यक्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना इन शब्द शक्तियों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करता है और उससे भी मूल में परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी ये भाषा के 4 स्तर हैं, सोपान हैं। परा की चेतना नाभि में होती है, जब विचार उद्बुद्ध होता है तो वो कहीं नाभि में वो उद्बुद्ध होता है। फिर परा वो हमारे हृदय स्थल पर, फिर पश्यंती हमारे कंठ में, और जब कंठ से मुख विवर में ध्वनि विभिन्न स्थलों पर जब टकरा करके निकलती है तो उसको कहते हैं कि वह शब्दों का प्रकट रूप है जो अपने भाव को प्रकट करता है, उसे वैखरी कहते हैं। यह वैखरी अंतःकरण का प्राकट्य है। वस्तुतः शब्द वो हैं जो हमारी चित्त चेतना है और चित्त चेतना का ही प्रकट रूप शब्द है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर आपने बताया और महेश्वर सूत्र के बारे में, जो शिव जी ने महेश्वर सूत्र बनाया उसके बारे में भी आपने बताया। आज हम संस्कृत की महिमा पर बात कर रहे हैं। अगर हम आज के परिवेश की बात करें तो युवाओं का रुझान कितना है संस्कृत की ओर? देखिए, ये तो बताने पर है, जैसे घर परिवार परिवेश परिस्थिति ये सब कुछ मिल करके एक संपूर्ण समाज प्रकट होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को बताया जाए कि आपको नैतिक आचरण करना है, सत्य का ही संवाद करना है, तो ये व्यक्ति इनबिल्ट एक व्यक्ति के अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। उसी तरह भाषा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। जिसको अपनी भाषा में प्रेम है, लगाव है, अपनत्व है, वो उसमें संवाद करता है तो निश्चय ही वो अधिक प्रभावोत्पादक है। वो बहुत अपने अंतःकरण को खोलकर कह पाता है। इसीलिए जो हमारा समाज है, समुदाय है, अगर वो प्रदर्शन के लिए जी रहा है, माने प्रभाव में जीता है, तो वो आनंदित आह्लादित नहीं होता। लेकिन जब वो स्वभाव में अपने लिए रहता है तो वो प्रसन्न चित्त रहता है, गदगद रहता है, रोमांचित रहता है। तो अपनी भाषा में व्यक्ति ज़्यादा सहज होता है, बोधगम्य होता है, और जब संवाद करता है तो वो अंतःकरण सापेक्ष कर पाता है। तो युवा पीढ़ी, आज का जो संपूर्ण समाज है, अगर वो परमुखापेक्षी होकर जिएगा तो हो सकता है वो अर्थ ज़्यादा कमा ले, लेकिन वह अपने साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए समाज में ये बताना होगा कि लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करें। भारत की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है। अब हिंदी में संवाद करते हैं तो हिंदी हमारे अंतःकरण की भाषा है, और अगर इसमें संवाद करेंगे तो कभी कोई दुविधा नहीं होगी, कोई भाव अप्रकट नहीं रह जाएगा और समझ में जल्दी आएगा। तो हमारी युवा पीढ़ी स्वस्थ प्रसन्न होगी, वो नशा नहीं करेगी, वो व्याकुल अधीर नहीं होगी। आज युवाओं में अगर आत्मसम्मान जग जाएगा तो निश्चय ही राष्ट्र का विकास होगा, विश्व का विकास होगा और सबका निजी विकास भी होगा। सर, आपने बहुत अच्छे से विशेषताएं बता दी हमें, संस्कृत की विशेषताएं क्या है और हमारे जीवन में कितने अच्छे से परिवर्तन लाता है अगर हम संस्कृत की भाषा उपयोग करेंगे। अगर हम घर में बच्चों को या युवाओं को संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो किस प्रकार से प्रेरित करें जिससे वे आम लैंग्वेज, जैसा कि आपने बोला कि हमारी भारत की भाषा है संस्कृत, उसको उपयोग में ला सकें? बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहेंगे आपसे जी। बहुत ही अच्छी बात है कृतिका जी, ये बहुत सुंदर विचार है, क्योंकि बचपन में ही हम संस्कार देते हैं। जैसे माँ के गर्भ में 10 मास तक बच्चा रहता है, मैं तो समझता हूँ वो आगे 100 साल की जो शक्ति है वो 10 महीनों में अर्जित करता है। एक एक मास 10-10 साल के बराबर है।
उसी तरह जब बच्चा उत्पन्न हो तो उसको सुंदर सुंदर श्लोक सुनाए जाएं, सिखाए जाएं, गायत्री मंत्र सिखाया जाए, बताया जाए, जो नित्य नैमित्तिक कर्म के हमारे मंत्र हैं। प्रातः काल उठ करके अपने हाथ देखना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कि प्रातः काल उठकर हम अपने हाथ इसलिए देखते हैं कि हमारे हाथों से कभी कोई गलत काम न हो। बिल्कुल। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में हम धरती को प्रणाम करते हैं। बच्चा इसलिए प्रणाम करे और कहे कि हे धरती माँ, मैं आप पे चरण रख रहा हूं। हो सकता है किसी व्याकुलता, अधीरता और जल्दबाजी में मैं ध्यान न रख पाऊं, लेकिन माँ आप ये ध्यान रखना कि मैं गलत रास्ते पर मेरे पैर न जाएं। बिल्कुल, हम सही रास्ते पर जाएं। ये संस्कृत और संस्कार से और बचपन से ही प्रत्येक बच्चे को पुष्ट कर पाएगा। बिल्कुल, संस्कृत के जो श्लोक है, संस्कृत में जो वाक्य है, वे हमें संस्कार सिखाती है। बहुत अच्छे से सर आपने बताया। सर, जो युवा संस्कृत सीख रहे हैं उनके लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? अरे कृतिका जी, ये तो बहुत ही सुंदर बात है। अगर कोई युवा तेजस्वी है, ज्ञानवान है, विद्यावान है तो अनंत संभावनाएं हैं। केवल ये 20-50 विश्वविद्यालय ही नहीं है वृत्ति के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको योग्य व्यक्ति मिले। अगर ज्योतिष में योग्य है तो ज्योतिष की अनंत संभावनाएं हैं। स्थापत्य वेद में अगर उसे विद्या का अध्ययन है, उसने मानसा ऋषि को पढ़ा है, मयमत पढ़ा है, तो स्थापत्य वेद में अनंत संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया में ट्रांसलेटरों की आवश्यकता है कि हम बातों को किसे अच्छे से कह सकें। हर समाचार समूह में एक योग्य संपादक की आवश्यकता है जो भाषा को समझे। आज अगर भाषा का बोध होगा तभी कोई पत्रिका चल सकती है, अखबार चल सकता है, दैनंदिन जीवन में लोग कार्य कर सकते हैं। और हर चीज अगर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर कोई है तो उसके लिए कभी कोई रोजगार की कमी नहीं हो सकती। बिल्कुल सर। सर, बहुत अच्छे से बताया कि कितनी सारी संभावनाएं हैं एक संस्कृत पढ़ने वाले ज्योतिषाचार्य के लिए, या संस्कृत में जो रुचि रखते हैं आप बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को, खासकर युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे, खासकर युवाओं की अगर रुझान संस्कृत की महिमा की तरफ? मैं बताऊं कि 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद और भारतीय संस्कृति की ये समग्र चेतना अगर कोई युवा अध्ययन, चिंतन, मनन करता है तो वो स्वयं अपना जीवन अच्छा बनाता है और लाखों लोगों तक अच्छाई लेकर जाता है। जो हमारे पुराणवाचक हैं, जो हमारे कथा व्यास हैं, वो स्वयं आचरण अच्छा करते हैं और वो व्यवहार सिखाते हैं। इसलिए कोटि कोटि लोग अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे शास्त्रों की गोद में जाएं, अध्ययन, मनन, चिंतन करें। स्वयं भी वो आनंदित रहेंगे, जो उनसे मिलेगा वो भी आनंदित होगा और वे सबके साथ न्याय कर पाएंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। संपूर्ण विश्व में आनंद हो और सत्य की विजय हो। प्रेम, स्नेह, आनंद, करुणा, उल्लास सर्वत्र छाया रहे, यही मेरी मंगल भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी, आपने बहुत ही अच्छे से संस्कृत की महिमा के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। दर्शकों, हम आपके लिए ये बहुत ही खास सेगमेंट लेकर आए थे संस्कृत की महिमा पर, और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे ग्राम में जहाँ पर नॉर्मली वार्तालाप के लिए संस्कृत की भाषा का उपयोग किया जाता है। हम आपको लेकर चल रहे हैं सारंगपुर के ग्राम झिरी में, जहाँ पर लोग सिर्फ संस्कृत में वार्तालाप करते हैं। मैं हूँ देवभाषा संस्कृत। मेरा नाम देवभाषा इसलिए पड़ा क्योंकि अनादिकाल से मैं देवलोक से लेकर भूलोक तक व्यवहार में लाई जाती रही। आरंभ में मुझे वेदों की भाषा होने के कारण वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता रहा और बाद में आम जन के बीच अधिकाधिक व्यवहार किए जाने के कारण मुझे लौकिक संस्कृत कहा गया। वैदिक संस्कृत के रूप में मैं अधिक साहित्यिक थी, जबकि लौकिक संस्कृत में मैं सरलतर हो गई थी। मेरी सहायता लेकर वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, कालिदास, भारवी, दांडी आदि
अनेक कवियों और नाटककारों ने विश्व प्रसिद्ध साहित्य की रचना की। रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतल, रघुवंश, मेघदूत और ऐसी ही सैकड़ों अन्य कृतियों ने न केवल मनुष्य को सुसंस्कारित किया, बल्कि उसे जीवन जीने की कला में भी पारंगत किया। कालांतर में सरलीकरण और नए के प्रति आग्रह की प्रवृत्ति ने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के व्यवहार की ओर मनुष्य को अग्रसर किया। पिछले 1000 वर्षों से हिंदी का व्यापक प्रसार हुआ है। ये प्रसन्नता की बात है कि अन्य भाषाओं का भारतवर्ष में विकास हुआ, किंतु देवभाषा संस्कृत का ये दुर्भाग्य रहा कि विपुल साहित्य और व्याकरण से परिपुष्ट होने के बावजूद देवभाषा संस्कृत बोलचाल के स्तर पर विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। किंतु आशा की किरण हमेशा ही दीप्त रहती है। चलिए, मैं भी आपको आशा की एक किरण की ओर ले चलती हूँ। नहीं समझे ना आप इस रहस्य को? मैं बताती हूँ। आज जब संस्कृत केवल पुस्तकों में बची है और अनेक विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन अध्यापन होने के बावजूद इसे बोलचाल के स्तर पर कठिन भाषा मान लिया गया है, तब भी देवभाषा संस्कृत अर्थात मुझे सम्मान देने वालों की कमी नहीं। इसका जीवंत प्रमाण है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की तहसील सारंगपुर का गांव झिरी। झिरी ग्राम राजगढ़ जिले से 90 किलोमीटर दूर है और मालवा के सुरम्य अंचल में बसा हुआ है। मूलतः इस गांव की भाषा मालवा क्षेत्र की बोली रही है, किंतु आज इस गांव की विशिष्ट पहचान बन चुकी है और इसका एकमात्र कारण है इसके निवासियों द्वारा देवभाषा संस्कृत का व्यवहार। झिरी गांव में, जिसकी जनसंख्या लगभग 800 के आसपास है, अधिकांशतः लोग देवभाषा संस्कृत का व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि इस गांव के पालतू जीव जंतु भी देवभाषा संस्कृत में निर्देशों को भली भांति समझते हैं। आइए चलते हैं झिरी गांव। आखिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? झिरी गांव में तो दर्शकों, ये था एक ग्राम जहाँ पर सिर्फ संस्कृत में वार्तालाप होता है। और अब आज की बात में एक और महत्वपूर्ण विषय हम बात करने जा रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई। दर्शकों, मौसम से हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। जैसा कि हम सुबह उठ के देखते हैं बादल है तो उस हिसाब से हम सब चीज़ें डिसाइड करते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है। लेकिन आजकल जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से बहुत बड़ा जो क्लाइमेट चेंज है वो नज़र आने लगा है। तो आज इसी पर वार्तालाप करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर डीपी दुबे जी, मौसम विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ हमारे साथ हैं श्री पी के त्रिवेदी जी, जो कि पर्यावरणविद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। दुबे सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बात हो रही है चुनौतियों की, क्या है जल परिवर्तन, क्यों चेंज आ रहा है क्लाइमेट में इतना सारा? देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि ये आजकल का बिल्कुल ज्वलंत बिल्कुल समस्या है जी। और हर चीज़ में अगर आप देखें तो क्लाइमेट में जो परिवर्तन होता है उससे काफ़ी अफेक्ट आ रहा है। जैसे हमारे रहन सहन में भी परिवर्तन हो रहा है। अभी देखिए आप, फरवरी का महीना है जी। अभी टेम्परेचर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये अभी इसमें ठंड होना चाहिए थी, लेकिन तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है जी। तो ये कहीं ना कहीं जो एक जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसका ही इम्पैक्ट है। और ये इम्पैक्ट इस तरह से है क्योंकि हम लोग जो बहुत सारी चीज़ें पैदा कर रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, और जो और सारी गैसेज रिलीज कर रहे हैं, तो ये सारी क्या कर रही है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ा रही हैं। जी सर। वो टेम्परेचर जो बढ़ता है उससे जो मानसून के जो पैटर्न है, चाहे मानसून का है, चाहे दूसरे विंटर का पैटर्न का है या समर का पैटर्न का है, इसमें काफ़ी वेरिएबिलिटी आ रही है जी। कभी आपने देखा कि बहुत रेन होता है, बिल्कुल, कभी से सूखा पड़ जाता है। बिल्कुल। और ये जो समस्या है ये धीरे धीरे बढ़ने वाली है। हाँ। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि अब क्लाइमेट चेंज से लोग तापमान बढ़ने से इसका कैसे फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जैसे तापमान बढ़ा तो सारी दुनिया का तापमान बढ़ा,
तो वो जो समुद्र के ऊपर को जो पानी है उसका एवापोरेशन ज़्यादा होना शुरू हो गया। बिल्कुल। जब ज़्यादा एवापोरेशन हुआ तो जो एयर है उसमें मॉइस्चर, एयर भी गर्म है, जी। तो वो क्या है कि मॉइस्चर को ज़्यादा इकट्ठ अपने उसमें ले लेगी। बिल्कुल। और जितना ज़्यादा मॉइस्चर एयर में आएगा उसका ये होगा कि जहाँ बारिश होगी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी जी। और जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो ये जो समस्या है, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, ये सारी दुनिया में बढ़ती जा रही है। इंडिया में भी नहीं, सारे विश्व में आप देखें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बढ़ती ही जा रही हैं। जी। और इसको हमको रोकना है। और इसको रोकने का तरीका ये है कि किसी तरह हम कार्बन को कम करें, किसी भी तरह। बिल्कुल। आप चाहे पॉल्यूशन पे कंट्रोल करें, और उसको कैसे करें उसके लिए तो सारे वैसे कंट्री काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग इंडिविजुअल में भी काम करेंगे इस बारे में कि इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये सब गवर्नमेंट की बिल्कुल नहीं सर, कि हम जानेंगे इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए। हमारे साथ त्रिवेदी सर हैं, पर्यावरणविद। सर आप क्या कहेंगे, जैसा कि सर ने बताया कि जो वाटर साइकिल है पूरा डिसबैलेंस हो गया है, पर्यावरण जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है आज के परिवेश के अकॉर्डिंगली। कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करी आपने सर। सर आपका क्या कहना है, इतना बड़ा परिवर्तन, और हम प्रतिदिन देख सकते हैं कि टेम्परेचर में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे हैं, ऐसा क्यों? जी हाँ मैडम, ये बहुत सही कहा आपने। हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कमी करने हैं तो निम्न प्रमुख 2 उपाय प्रमुख रूप से करना होंगे। एक तो प्रथम तो यह है कि जो हमारे एनर्जी साधन हैं जो प्रदूषण जनित हैं, जैसे हम लोग जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें चूँकि कोल, ऑयल एंड गैस उसमें ईंधन के रूप में उपयोग होता है, उसके स्थान पर यदि प्रदूषण रहित ऊर्जा साधनों जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और हाइडल थर्मल पावर प्लांट यदि इनसे जनरेशन होगा तो डेफिनेटली उससे कम प्रदूषण CO2 गैस उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त एक दूसरा यह है कि वृक्षारोपण भी एक प्रमुख कार्य है जो कि इसमें किया जाना है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रदेश के जो यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतिदिन 1 पौधा यहाँ लगाया जाता है प्रदेश में। उसके कारण डेफिनेटली अन्य जो संबंधित विभाग हैं, उसके अतिरिक्त NGO हैं या अन्य जो संस्थाएं हैं, उससे प्रेरित होकर हमारे वृक्षारोपण की संख्या दिन प्रतिदिन हमारे प्रदेश में बढ़ रही है। हालांकि वो 33% होना चाहिए, वो अभी जरूर अचीव नहीं हुआ है, लेकिन यदि इसी प्रकार की जागरूकता रही तो निश्चित रूप से इसको बढ़ने की संभावना रहेगी। जैसा आपने एक ये भी कहा कि शासन द्वारा इस दिशा में क्या किए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, इस पे बात करूंगी, लेकिन आप जैसे पेड़ों की बात बता रहे हैं, पेड़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। दुबे सर, हम आपसे जानना चाहिए किस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्षारोपण तो हो रहा है, लेकिन पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि वृक्ष जो है सिर्फ हमें ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं लगाना चाहिए जी। कि छोटी छोटी सी आपने वृक्ष लगा लिए, बुशेस टाइप के लगा लिए सुंदरता बढ़ाने के लिए। देखिए, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा, हमको चाहिए बड़े वृक्ष जी, जिससे कि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकें, हमको ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकें। तो बड़े जो दरख्त हैं वो हमको लगाना चाहिए। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि वृक्ष लगाने का मतलब ये है कि छोटे छोटे बुशेस नहीं, छोटी छोटी झाड़ियाँ नहीं लगाना सुंदर सी, बल्कि कोशिश ये करें कि बड़े बड़े पेड़ लगाएं। और देखिए, ये पेड़ ही एक चीज़ ऐसे हैं जो हमको इस समस्या से बहुत ज़्यादा निजात दिला सकते हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन पेड़ एक उसमें महत्वपूर्ण है। रिप्लांटेशन जो है जंगलों को जो कट रहे हैं उसमें होना चाहिए। दूसरा एक और चीज़ है जो इंडिविजुअल की मैं बात आपको कर रहा था कि लोग बोलते हैं कि सर हम ये तो गवर्नमेंट का काम है इतना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें हम अपने इंडिविजुअल जो है एक अलग, हम एक इंडिविजुअल आदमी जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हमारे दर्शकों को आप बता पाएंगे कि कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए मुख्यतः जो पर्यावरण को संरक्षित कर सके? नहीं, देख, वृक्ष तो सारे पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। हाँ। लेकिन जो बड़े जैसे मतलब बिग ट्रीज जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हो वो ऑक्सीजन आपको मिल सके उससे। बिल्कुल। तो बड़े दरख्त मतलब कोई भी हो, किसी भी तरह के हो, क्योंकि सारे दरख्त जो है, सारे पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं। तो उसके साथ जो इंडिविजुअल का ये रोल है वो ये है कि देखिए, आजकल घरों में सोलर पैनल लगाने का बहुत वो चल रहा है। आप लाइट के लिए जो है सोलर पैनल लगाएं। बिल्कुल। उस पर आप क्यों गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं, है ना? बायोगैस का यूज करें। जी सर। आप जो आपके साधन है
ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, बिल्कुल। आप इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल दुबे सर, आपने जो मैसेज दिया है हमारे दर्शकों को कि हमें बड़े पेड़ लगाना चाहिए, और वैसे भी अगर हम देखें, अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो हम कोई ग्रीन एरिया में जाना पसंद करेंगे, जहाँ बहुत हरियाली हो, जहाँ जंगल एरिया हो, और वाकई में वहाँ जाकर जब हम सांस लेते हैं तो बहुत ही फ्रेशनेस लगती है। तो अपने फ्यूचर को बचाने के लिए हम सभी को बड़े वृक्ष लगाना चाहिए। सर, हम त्रिवेदी सर से जुड़ना चाहेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अब ग्रीष्मकाल आने ही वाला है, लेकिन फरवरी की बात करें, अभी फरवरी चल रहा है और अभी से टेम्परेचर में देखें तो बहुत वृद्धि देखी जा रही है। एक समय था जब इसको वसंत ऋतु के रूप में देखा जाता था और बड़ा बड़ा अच्छा सा मौसम हुआ करता था। तो ये बढ़ते हुए तापमान का क्या कारण है? यह मेनली जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का ये परिणाम है, जो कि वनों द्वारा जो उत्पन्न जो पॉल्यूटेंट CO2 गैस थी, ये जैसा बताया यह सोखी या कंज्यूम की जाती थी, परंतु पृथ्वी पर जो भी ये CO2 गैस है, ये डिफॉरेस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण व शहरीकरण के कारण प्रतिवर्ष करीब 0.15% की दर से इसमें वृद्धि हो रही है। यह CO2 गैस एक लेयर के फॉर्म में। त्रिवेदी जी, एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, प्रदीप साहू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप सर आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं सर। चलिए मैं बात करता हूँ। कृतिका मैडम जी सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, संस्कृत जब तक आमजन की भाषा नहीं बनेगी तब तक ये हिंदुस्तान में लोगों में प्रेम पैदा नहीं करेगी। संस्कृत में एक वर्ग विशेष का आधिपत्य है, तो थोड़ा सा इसको देखिए। सर, संस्कृत अभी मेरा जलवायु परिवर्तन पर है दुबे जी से और आपसे, कि जो ऑक्सीजन 24 आवर्स जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं बड़े बड़े वृक्ष, वो कौन कौन से हैं, उनको लगाना ज्यादा सेहतमंद रहेगा। जैसे पीपल है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम से जाना जाता है उसमें, और उसका एक धार्मिक पर्पज भी है। तो ऐसे बड़े बड़े वृक्ष लगाना दुबे जी बोल रहा है वो ठीक है, क्योंकि क्या होता है, उनका जेनेटिक इरोजन ज्यादा वो होता है, छोटे वृक्षों का यूज नहीं है, तो वो रोड साइड लगाएंगे तभी तो कुछ काम बनेगा। अदरवाइज तो स्मार्ट सिटी बनने के चक्कर में सब बड़े जी बड़े प्रदीप जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और हम समझ पा रहे हैं, आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है। और आपने जो बताया कि पीपल लगाना चाहिए, और भी कुछ आप वृक्ष के बारे में पूछ रहे थे सर, आपका कोई सजेशन? और नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं कि जो पीपल लगाना चाहिए और बड़े बड़े और पेड़ लगाना चाहिए, और जो है रोड के किनारे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। और मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो है नई जो पॉलिसी इस तरह से आनी चाहिए। आपको मेरा सजेशन है, गवर्नमेंट इसमें तो काफ़ी काम कर रही है, बिल्कुल, कि जो भी बिल्डर्स वगैरह जिनको परमिशन दी जाती उनको एक कंपल्सरी वो किया जाए कि नहीं भाई, आप हर घर के सामने एक बड़ा पेड़ लगाएंगे, बिल्कुल, तो और मेंटेन करेंगे, तो इससे क्या है कि बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। और वैसे एक चीज मैं बताऊं, जो लोगों में जो एक वो आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, बिल्कुल, वो सबसे इसमें बहुत बड़ा काम कर। बिल्कुल, लोग जागरूक बहुत ज़्यादा हैं वृक्षारोपण के प्रति, और अगर सही प्रकार से, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में अगर वृक्षारोपण करेंगे तो वाकई में हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रख पाएंगे। हम त्रिवेदी जी से बात कर रहे थे कि ग्रीष्मकाल आने ही वाला है, और सर बहुत अच्छे से बता रहे थे। सर, आपकी बात जारी रखिए। जी हाँ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक परत के रूप में हमारे धरती के नज़दीक ये एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी एनर्जी रेज हैं ये ऊपर रिफ्लेक्ट होके नहीं जाती हैं, ये लौट के यहाँ पर आ जाती हैं, तो वो भी एक तापमान बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त एक नेचुरल कॉज भी है, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। नेचुरल कॉज क्या है कि जो भी वॉल्केनोज हैं, ये जब फूटते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आदि उत्पन्न होती है। इससे देखा गया है कि पूरे हमारे विश्व की, चूंकि ये सब प्रदूषण की जो समस्याएं हैं ये एक साझा समस्या है, पूरे विश्व की ही इसमें समस्याएं हैं। तो वॉल्केनोज से भी करीब देखा गया कि 1 लाख मीट्रिक टन के करीब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चूंकि ये तो नेचुरल है, तो अब डेफिनेटली उसमें वृक्षारोपण या अन्य उपाय करके ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की को नियंत्रित हेतु हमें प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है, शासन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक क्लाइमेट चेंज हेतु एक फॉसिल फ्यूल्स जो भी आप यूज करते हैं उसके लिए एक ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है, उसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल एक साइन किया हुआ है, एक ट्रीटी साइन की गई है। ऐसे ही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमारे विश्व के सभी अधिकांश देशों द्वारा उसमें हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें कि टाइम बाउंड एक्शन प्लान के तहत उसके सभी देशों को उसका इम्प्लीमेंटेशन कार्य एक टाइम बाउंड मैनर में उसमें किया जा रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं। फिर हमारे जो देश है
या प्रदेश हैं, इनके स्तर पर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 उसमें त्रिवेदी सर बनाए हैं। हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक जुड़े हैं, एमडी व्यास जी। एमडी व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, मौसम में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है और जिससे फसलों पर बहुत असर पड़ रहा है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। खासकर गेहूं पर हम बात करें तो मौसम का क्या कुछ असर है, जल्दी पक जाता है गेहूं, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इस समय फरवरी के मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ है और दिन के तापक्रम काफी बढ़ा हुआ है, तो गेहूं की फसल के उत्पादन पर निश्चित रूप से थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इस समय जो है मिल्किंग स्टेज होती है जिसमें दूध भरने की अवस्था होती है, तो उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है गेहूं के। अगर ये मौसम इस तरीके से तापक्रम बढ़ता रहा, ज्यादा तेज रहा, तो उपज पर विपरीत असर पड़ सकता है। किसान भाइयों को है, अगर इस समय जो सिंचित गेहूं है वहां पर जो दूध भरने की अवस्था है और उसके बाद की अवस्था है, तो एक सिंचाई हल्की जिससे करती रहे, जिससे कि वाष्पीकरण कम हो और उससे पौधों के अंदर जो है नमी की विपरीत स्थिति न निर्मित हो पाए, तो ये उत्पादन विपरीत असर पड़ सकता है इस समय जो है तापक्रम बढ़ने से। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। सर दुबे सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर फसलों की बात कर रहे हैं, ऐसे ही टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन जो फसल है, जो मौसम है, उसको हम टेक्नोलॉजी के अनुसार नहीं बदल सकते हैं, तो जनता को क्या कुछ प्रयास करना चाहिए इसके प्रति? देखिए, ऐसा है कि इसमें थोड़ा बदलाव तो किसान लोग भी कर रहे हैं और कृषि वैज्ञानिक इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए हम लोग जैसे हमारा जो फोरकास्ट वगैरह आता है उसके बेस पे भी आप कुछ उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बताएं आपको कि ये इस साल जो है कम बारिश होने वाली है, या इस साल मानसून में तो लेट आने की संभावना है, या मानसून जल्दी विदा होने की संभावना, तो उस हिसाब से फार्मर्स लोग अपनी वैरायटी चुन सकते हैं, इनको किस तरह के बीज बोना है, क्योंकि कुछ बीज होते हैं जैसे 4 महीने, खरीफ में देखें तो 4 महीने में फसल आती है, कुछ होते हैं जो 2 महीने में फसल आ जाती है। तो उस हिसाब से भी किसानों को, जैसे अभी कृषि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो ने बताया कि टेम्परेचर की अभी सिंचाई करने का उन्होंने एक एडवाइस किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कृषि विभाग इस तरह की भी जानकारी देता है, इस तरह की लोगों को फोरकास्ट देता है, किसानों को बताता है कि इस तरह के उसमें उनको किस तरह के जो है बीज का उपयोग करना चाहिए। तो किसान और साइंटिस्ट लोगों के साथ मिलके, कृषि विज्ञान के साथ मिलके, ये अपनी इस जो चेंजेज आ रहे हैं उसमें काफ़ी मतलब नुकसान होने से बचा सकता है और फायदा ले सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीपी दुबे जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। साथ ही हमारे साथ थे श्री पीके त्रिवेदी जी, पर्यावरणविद, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ सरकार कर रही है और क्या अहम कदम उठाने चाहिए पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, जिससे जलवायु परिवर्तन को हम समझ सकें और उसके प्रति कदम उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान करने के लिए। दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलते हैं सैर पर, क्योंकि सैर करना भी बेहद महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और सैर करने से हम तंदुरुस्त भी रहते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको अमरकंटक। प्रकृति की अनुपम देन अमरकंटक, जहां इसके आसपास हरियाली और सुंदर पहाड़ों के दर्शन होते हैं, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास भी होता है। ये क्षेत्र धार्मिक महत्व से भी बहुत मान्यता रखता है। भारत की 7 पवित्रतम नदियों में से एक पुण्यदायिनी नर्मदा नदी का प्रादुर्भाव भी अमरकंटक से ही हुआ है। पवित्रतम नदियों में पुण्य नर्मदा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और समस्त भारत में पूजनीय है। इस नदी की जन्म गाथा और इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसे जानने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं इस नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक। अमरकंटक संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है अनवरत बाधा, लगातार मुसीबतें आना। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने त्रिपुर नगर को भस्म किया था, जिसकी राख एक ओर कैलाश पर्वत पर और दूसरी ओर अमरकंटक के मैकल पर्वत पर गिरी। अमरकंटक पर गिरी ये राख
शिव के पावन स्पर्श से करोड़ों शिवलिंग में बदल गई। इसलिए मैकल को महारुद्र भी कहते हैं। सतपुड़ा, मैकल और विंध्याचल का संगम, नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम। नर्मदा को गंगा से भी प्राचीन, तकरीबन 50 करोड़ वर्ष पुरानी नदी माना गया है। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली एकमात्र और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र नदी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और धार्मिक आस्था के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है। अमरकंटक का महत्व नर्मदा से रिलेटेड है, नर्मदा से संबंधित है, जो कि यहाँ से नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस प्रकार से गंगा का अवतरण जिस पर्पज से पृथ्वी पे हुआ था, सेम पर्पज नर्मदा का है। जिस प्रकार तो दर्शकों, ये तो था अमरकंटक, मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत सा शहर। दर्शकों, हम आपको अब मिलवाने वाले हैं हमारे मेहमान से भी। हमारी मेहमान भी आज खास हैं। हमारे साथ हैं आकृति बेहरा। बहुत बहुत स्वागत है आकृति जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप गायिका हैं। कैसे शुरुआत हुई आकृति जी आपके करियर की? कैसे आपने बचपन में ही सोच लिया था कि आप गायिका बनेंगी? बचपन में तो नहीं, लेकिन हाँ, जब मैं स्कूल में थी, आई थिंक 7th-8th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैंने प्रोफेशनली सीखना शुरू किया। और मेरी बैकग्राउंड तो म्यूज़िकल है नहीं, मतलब मेरे फादर मदर जो है वो बेसिकली इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर हैं। बिल्कुल। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने सिविल इंजीनियरिंग भी की है। और जब मैं स्कूल में थी तो हम लोग नहीं कहीं घूमने जाते हैं, तो रास्ते में पापा के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना, तो टेप के साथ साथ गाने गाती थी मैं। तो पापा को आवाज़ सुन के ऐसा लगा कि शायद आवाज़ अच्छी है, अगर मैं इसको प्रोफेशनली ट्रेनिंग दूं तो शायद ये अच्छा कर लेगी इस फील्ड में। बिल्कुल। तो मैंने तब से फिर सीखना शुरू किया, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और फिर खुद के शोज़ देने स्टार्ट किए। इस तरीके से फिर धीरे धीरे आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? अगर हम बात करें, बचपन में आपने जब सोच लिया था कि हाँ मैं संगीत में जा सकती हूँ आगे, तो कौन से सिंगर आपके फेवरेट थे? सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की गानों से, वो लता जी के कारण शुरुआत की, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही मतलब मम्मी पापा को गाने सुनने का बहुत शौक़ था। तो लता जी, आशा जी के गाने, पुराने गाने मतलब सुनते ही रहते थे हम लोग पूरे टाइम। तो उनसे सुन के बहुत कुछ सीखने मिला। बिल्कुल। लता जी का कौन सा गाना आपको सबसे प्रिय है? कुछ पंक्तियाँ अगर आप गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। मुझे लग जा गले बहुत पसंद है, और मैं जहाँ भी अपने शोज़ वगैरह के लिए जाती हूँ कोशिश यही रहती है कि उन्हीं के गानों से मैं अपनी शुरुआत करूँ अपने प्रोग्राम्स की। बिल्कुल। तो उन्हीं की हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आकृति, बहुत ही अच्छा आप गाते हो, आपकी आवाज़ में बहुत ही मिठास है। आकृति, ये जानना चाहेंगे कि पहली बार जब आपने स्टेज परफॉर्मेंस दी थी, कब आपको मौका मिला? आपको ऐसा कौन सा मौका था जब आपको लगा कि हाँ मैं सिंगर जैसे परफॉर्म कर सकती हूँ? ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस था? जी। मैंने एक्चुअली जैसे बताया कि जब मैं जबलपुर में रहती थी तब मैंने संगीत की शिक्षा लेना स्टार्ट किया था। और पापा मेरे सिविल इंजीनियर हैं, तो हर साल इंजीनियर्स डे पे एक फंक्शन होता था। बिल्कुल। तो हम लोग जब वहाँ पे थे तो ऐसे इंजीनियर्स डे का एक फंक्शन था, तो सारे इंजीनियर्स और सब फैमिलीज़ वगैरह मिले थे। तब वहाँ पे मेरा पहला परफॉर्मेंस मैंने दिया था, वो भी लता जी का गाना था जो मैंने गाया था।
पेरेंट्स और फैमिली का कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक हॉबी को लेकर जी। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो हाँ किस जी। प्रकार से आप टाइम मैनेज करती थी सब चीज़ों का, और पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया आपको? पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा से ही रहा है। मतलब देखा जाए तो मम्मी पापा के कारण ही, मतलब उन्होंने ही मुझे पुश किया कि मैं म्यूज़िक सीखूं और आगे बढ़ूं, और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब कहीं भी शोज़ होते थे, कहीं भी मम्मी हमेशा मेरे साथ जाती हैं, कुछ भी इवेंट होता है कहीं भी, और पापा हमेशा ये चेक रखते थे कि मैं रियाज़ कर रही हूँ कि नहीं, रेगुलर सीख रही हूँ या रियाज नहीं। कितना ज़रूरी है एक सिंगर की लाइफ में? आपने किस प्रकार से रियाज किया, कितनी मेहनत करी आपने? जी, रियाज़ तो बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे हम खाना खाना नहीं भूलते कभी, ऐसे ही कोई भी किसी भी आर्टिस्ट को अपने आर्ट के साथ हमेशा रहना चाहिए, और सिंगर है उसे हमेशा रियाज़ करना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि मतलब मेरी तो दिन की शुरुआत ही रियाज़ से होती है। दिन में कितने घंटे आप रियाज करते मैं हैं? कोशिश करती हूँ कम से कम 2 घंटे तो करूँ, पर अभी शोज़ हैं, मैं पीएचडी भी कर रही हूँ, तो मेरी कंसल्टेंसी फर्म भी है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं दे पाती हूँ, पर फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं 2 घंटे कम से कम दूँ। बिल्कुल। प्रोफेशनली आप सिविल इंजीनियर हैं और आप पीएचडी भी कर रही हैं, और साथ ही साथ आपका ये भी प्रोफेशनली सिंगिंग भी करती हूँ मैं। प्रोफेशनली सिंगर भी हैं, तो जी। दोनों में बैलेंस करना कितना मुश्किल है, और हाँ आप जी। क्या दोनों को प्रायोरिटी पे रखती हैं? बिल्कुल, मैं दोनों को ही प्रायोरिटी पे रखती हूँ, क्योंकि मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि एजुकेशन वाइज भी हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और बैलेंस बना के चलना चाहिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों अच्छे से हो जाए। पीएचडी में भी मेरा कोर्स वर्क जो है वो अभी तक कंप्लीट हो गया है, और रिसर्च वर्क मुझे स्टार्ट करना है। तो कॉलेज की तरफ से भी जो मेरे गाइड हैं, मेरे प्रोफेसर हैं, वो जानते हैं कि मैं म्यूज़िक करती हूँ, गाती हूँ, तो उनकी तरफ से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की जनता आपसे कितना प्यार करती है जब आप परफॉर्म करती हैं? जी, जी, क्योंकि जी। आपका नाम बहुत जाना माना है, और जी। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कैसा रिस्पांस रहता है जनता का? मध्य प्रदेश में तो मैं सच बताऊं, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ प्रोग्राम करने, लोग इतना प्यार देते हैं, इतना पसंद करते हैं। एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और जी। उसमें 4,25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और अभी तक 72 मिलियन व्यूज़ है मेरे सारे वीडियोस पे। बहुत ही बढ़िया। तो जी। उसके कारण भी लोग मुझे जानते हैं, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो लोग मतलब इतना प्यार देते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि हमने आपका गाना उस प्रोग्राम में सुना था, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा अप्रिसिएशन मिलता है। तो YouTube में आप जब अपलोड करते हैं अपने वीडियोस, तो कैसे मैनेज करती हैं, कैसे उसका रिकॉर्डिंग होती है, कंपोजिंग क्या खुद करती हैं आप? जी, एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जी। एक गाना है जो जिससे मैंने शुरुआत की है, थोड़ा जी, लिखा भी सुनना है, चाहेंगे वो भी कंपोज भी आपसे। किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक्चुअली यूट्यूब की शुरुआत तो मैंने अपने कवर सॉन्ग से की थी शुरुआत में, पर अब मेरा पूरा फोकस है ओरिजिनल्स पे। तो मेरे जो खुद के ओरिजिनल्स हैं, मैं हूँ, मेरे साथ के कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, बॉम्बे से हैं, हम पूरी हमारी टीम है। तो हम लोग साथ में काम करते हैं, लिखते हैं, गाने बनाते हैं, और फिर हम उस गाने के हिसाब से एक अच्छी सी लोकेशन पे जाके उसे शूट करते हैं, और फिर उसे अपलोड करते हैं। बिल्कुल। तो हमने आपके गानों में देखा कि आप खुद ही उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती हैं। जी, तो जी, जी। आपका वही गाना जो पहली बार आपने YouTube में कवर सॉन्ग आप बोल रहे हैं, जो तो मेरा वो भी- खुद का लिखा जी, हुआ है। जी। जी, वो मेरी कोशिश है, जो मैंने बिल्कुल। एक छोटा सा लिखा था गाना, मैं 2 लाइनें आपको सुनाना बिल्कुल, चाहूँगी। बिल्कुल। तेरी ही तेरी हूँ मैं, तेरी ही तेरी हूँ मैं, तू जो नहीं तो ये लगता है, तू जो नहीं तो ये लगता है, जैसे खोई खोई रहूं, बिन तेरे क्या करूं, तुझको याद करूं, तेरी बातें करूं, तेरी ही तेरी हूँ मैं। बहुत ही सुंदर आकृति, बहुत ही सुंदर कंपोजिशन भी और Thank आपका you. प्रेजेंटेशन भी। आकृति, आपने मध्य प्रदेश के लिए भी एक हाँ गाना जी। प्रेजेंट किया था एक शो में, उस शो के बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, जी। एक्चुअली इंडियन टेलीविज़न अवार्ड्स जो होते हैं हर साल, वो पहली बार ऐसा मौका हुआ था कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे थे, 2019 की बात है। जी। तो वो इंदौर में हुए थे। तो जितने भी टीवी के आर्टिस्ट हैं, सीरियल के कलाकार हैं, वो सभी आए थे वहाँ पे सुनने के लिए। और उस इवेंट में शुरुआत मैंने अपने एक मध्य प्रदेश
के लिए गीत बनाया था बिल्कुल। जो कि मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करता हो। जी। तो वो गाना मैंने वहाँ सभी को सुनाया था। बिल्कुल। क्या कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को जी आप जी सुना सकती बिल्कुल हैं? बिल्कुल। वो गाना, उसके कुछ बोल ऐसे हैं, म्हारो प्यारो मध्य प्रदेश। जी। तो मैं 2 लाइनें बिल्कुल आपको बिल्कुल, सुनाती हूँ। बिल्कुल। म्हारो प्यारो मध्य प्रदेश, म्हारो न्यारो मध्य प्रदेश, प्यारो मध्य प्रदेश, म्हारो न्यारो मध्य प्रदेश, प्यारो मध्य प्रदेश, म्हारो न्यारो मध्य प्रदेश, म्हारो प्यारो मध्य प्रदेश, म्हारो न्यारो मध्य प्रदेश। देवी अहिल्या की पावन नगरी, सबके मन को लुभावे रे। सुंदर किला महेश्वर को है, उज्जैनी मन भावे रे। शान निमाड़ की महाकाल, सुख शांति को प्रदेश, म्हारो प्यारो मध्य प्रदेश, प्यारो मध्य प्रदेश, म्हारो न्यारो मध्य प्रदेश। बहुत ही सुंदर कंपोजिशन और हमारे मध्य Thank you. प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि आपने इतने सुंदर संगीत को प्रस्तुत किया है। जी, दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे आकृति जी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। हम आकृति जी आपसे ही जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अवार्ड्स आपको जी। प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ में बहुत मिठास है और आपकी कंपोजिशंस भी बहुत सुंदर हैं। जी, अवार्ड्स में देखा जाए तो मैंने काफ़ी जगह परफॉर्म किया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में भी मैंने परफॉर्म किया था, तो वहाँ भी मुझे सम्मानित किया गया था उनकी संस्था की तरफ से। जी। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बात है। लता मंगेशकर कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ भी जीती हूँ, तो वहाँ बिल्कुल। भी पुरस्कार मुझे मिला हुआ है। इस तरीके से मतलब ग्रीन मेपल फाउंडेशन की तरफ से, लायंस क्लब की तरफ से काफ़ी सारे हैं अवार्ड्स जो मैं बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे अवार्ड्स आपको मिलते ही रहते जी, हैं। जी। आप बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के साथ भी अपनी आवाज़ देती हैं। हाँ जी। तो आपका गोल्डन एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि सबसे अच्छा आपको किसके साथ काम करने में लगा और कौन सा सॉन्ग था वो? हाँ जी, अभी मेरा रिसेंटली वैलेंटाइंस डे पे एक गाना रिलीज़ हुआ है जी। जो कि जावेद अली जी सिंगर हैं, उनके साथ मैंने डुएट गाया है। तो वो अभी तक का मेरे लिए सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है जो बिल्कुल। मुझे मेरे म्यूज़िकल करियर में मिली है। बिल्कुल। और अभी तक उस गाने को बहुत प्यार दिया लोगों ने, ऑलमोस्ट 5 मिलियन व्यूज़ उसके होने वाले हैं। बिल्कुल। और जावेद मोहसिन जी हैं म्यूज़िक कंपोज़र जो हैं, जी। तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जावेद अली जी के साथ एक डुएट गा सकूं, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उस गाने जी। का भी। आकृति, हम उनकी उस गाने की कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को आप अगर गा के सुना बिल्कुल सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर आपको 2 लाइनें बिल्कुल। सुनाऊंगी। तू मिला तो लगा ये, जैसे पूरी हुई दिल की मेरी हर दुआ, एक पल के लिए देखा तूने मुझे, ये दिल तेरा हो गया। मैनू लगदा है इश्क हुआ, मैनू लगदा है इश्क हुआ, ओ ढोलना जब से तूने छुआ, मैनू लगदा है इश्क हुआ। इश्क हुआ के नाम से है ये गाना बिल्कुल। यूट्यूब पे, जी। तो आप लोग ज़रूर जाइए, सुनिए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है। आकृति जी, आपके गाने सुनने के लिए ज़रूर हमारे दर्शक जाएंगे यूट्यूब पे, आपको सर्च करेंगे और आपके गाने ज़रूर सुनेंगे। आकृति, जी। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो सिंगर्स होते हैं उनके लिए मतलब आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जी। चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी। तो जो अपकमिंग सिंगर्स हैं वे किन बातों का ध्यान रखें? जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं बस वही बताना चाहूँगी। सिंगर हो या कोई भी आर्टिस्ट हो या किसी भी फील्ड में हो, मेरा ये मानना है कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। और आप अपने ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क करिए, पूरी ईमानदारी के साथ जो काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसमें मेहनत करिए। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कभी वो नज़रअंदाज नहीं होगा। बिल्कुल। हमेशा वो कभी ना कभी कहीं ना किसी ना किसी पॉइंट पे जाके उसको रिकग्निशन ज़रूर मिलती है। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, मैं स्कूल टाइम से गा रही हूँ, अभी इतने साल हो गए गाते हुए, पर अब जाके एक अच्छा मुझे मौका मिला है। बिल्कुल। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से और सभी की दुआओं से और अच्छा करूँ इस फील्ड में। बिल्कुल, आने वाले समय में आप और कौन-कौन से गाने
जी। हम लोग के लिए, आप लोग हमारे दर्शकों के लिए लेकर आने वाले जी, क्या जी। है आपके फ्यूचर प्लान्स? हाँ जी, मेरे खुद के चैनल के लिए तो कुछ ओरिजिनल्स हैं जो मैं तैयार कर रही हूँ। कुछ के ऑडियो तैयार हैं, उनकी शूटिंग अभी नेक्स्ट वीक है और मार्च में काफ़ी सारे रिलीजेस हैं मेरे। जी। इसके साथ साथ जैसे जावेद मोहसिन जी हैं, ऐसे और भी कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं बॉम्बे में जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ रेगुलरली, उनके लिए गा रही हूँ। तो होपफुली बहुत अच्छा कंटेंट मेरी तरफ से आप सभी को सुनने मिलेगा आने वाले टाइम में। बिल्कुल। तो आपकी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं मुंबई में भी होती हैं या फिर पूरे इंडिया में आप कार्य कर रही हैं? जी जी, शोज़ तो मेरे ऑल ओवर इंडिया में होते हैं जहाँ भी जैसा इवेंट रहता है। बिल्कुल। और रिकॉर्डिंग मेजरली तो बॉम्बे में होती है, इसीलिए मैं पीएचडी भोपाल से कर रही हूँ, तो मेरा आना जाना लगा रहता है भोपाल बॉम्बे दोनों जगह। और भोपाल में रहती हूँ तो मैंने घर में एक छोटा सा होम सेटअप स्टूडियो बना के रखा है। तो बिल्कुल। कुछ कभी अर्जेंट रिकॉर्डिंग हो या मुझे मेरे चैनल के लिए कुछ रिकॉर्ड करना हो, मैं गवर्नमेंट के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स करती रहती हूँ, माध्यम के लिए गाती हूँ, जी। तो वो मैं अपने घर के स्टूडियो से फिर रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? चलते चलते मैं अपना ही एक ओरिजिनल गाना जो मेरे चैनल पे है जी। वो सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। झूठा ही सही मुझे प्यार तो कर, चाहत का मेरी एतबार तो कर। खुद को कितनी दफा समझाया मैंने, थोड़ा रुक जा, थोड़ा इंतजार कर। तन्हाइयाँ, ये तन्हाइयाँ दिल को जलाती हैं, ये तन्हाइयाँ। तन्हाइयाँ, ये तन्हाइयाँ दिल को जलाती हैं, ये तन्हाइयाँ। बहुत ही Thank सुंदर, you. बहुत ही Thank you. मेलोडियस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर आपकी आवाज़ और आपका Thank you so प्रेजेंटेशन much. भी बहुत ही शानदार। चलते चलते हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी इस शो के प्रोड्यूसर को कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, दर्शकों से रूबरू होने देने के लिए अवसर दिया, अपने गाने सुनाने का मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच आके। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so आकृति much. जी, आपने बहुत ही अच्छे अनुभव हम सभी से साझा किए और सिंगर्स को क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए और बहुत कुछ खास लेकर आएंगी दर्शकों आपके लिए आकृति मेहरा जी। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो Thank you. दर्शकों, आज के बहुत ही विशेष सेगमेंट थे। बात शुरू हुई थी संस्कृत की महिमा से, जलवायु परिवर्तन पर बात करी और मिलवाया आपको बहुत ही जानी मानी कलाकार आकृति मेहरा से। तो दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त। नमस्कार।